दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की खुफिया एजेंसी CIA मतलब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको वेनेजुएला के राष्ट्रपति के लिए एक जासूसी करने के लिए पूरा आदेश दे दिया है। और उन्होंने ये आरोप भी लगाया ना कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो अवैध तरीके से जो वेनेजुएला के जो कैदी हैं और वहाँ के मानसिक रोगी हैं उनको अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए भेजते हैं। अब इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या आपने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है निकोलस मदुरो उनकी हत्या कराने के लिए CIA को भेजा है? तो इस पर ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, अभी सोचने की बात है कि वेनेजुएला की विपक्ष की प्रमुख नेता मारियो कोरिनो मचाडो, इनको अभी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और वो पूरी तरीके से वहाँ की जो मदुरो सरकार है, जो वहाँ के राष्ट्रपति है, उनके खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल के बैठी है और इत्तेफाक से वहाँ उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है और इधर से CIA वहाँ के राष्ट्रपति के पीछे भेजा जाता है उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला में जो सरकार बनी है कोई तानाशाही से बनी है, पूरे जनमत से बनी है, जनता के मत से बनी है। दोस्तों, अब आपको इसमें आप कहेंगे ये तो इत्तेफाक हो गया कि कोई जनता से चुनी गई सरकार है, निकोलस मदुरो की वहाँ के राष्ट्रपति हैं और विपक्ष की नेता हैं और एक राजनीतिज्ञ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो मिल गया, इत्तेफाक है। अगर आपको इत्तेफाक लगता है ना तो अभी बांग्लादेश में आइए। बांग्लादेश के जो ज्ञानी थे मोहम्मद यूनुस, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला गया था और नोबेल पुरस्कार मिलने के कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद धीरे धीरे वहाँ पर जो सरकारों के विरोध में बात चलती गई और अंततः शेख हसीना की सरकार को जस्ट पिछले साल ही ऐसी स्थिति ला दी गई मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कि उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। ये भी आपको इत्तेफाक लगेगा। चलिए और थोड़ा कुछ बताता हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ 1991 आंग सांग सू की को नोबेल पुरस्कार मिला था। वो म्यांमार की थी और वो विदेश में पड़ी थी और म्यांमार में आई और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया। और वहाँ पर जो भी सरकार चली थी उसमें हालांकि सैन्य शासन था, लेकिन उसके बाद में अगर देखा जाए ना तो भी वहाँ का जनमत उनके तरफ था। लेकिन फिर भी लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर नेशनल डेमोक्रेटिक लीग नाम की पार्टी उन्होंने उसके पहले बनाई, जस्ट नोबेल पुरस्कार मिलने के 3 या 4 साल पहले, और उसके बाद नोबेल पुरस्कार मिल गया। और वो पार्टी पहले उनकी तरफ से दम जैसे चुनाव चलता वैसे लड़ी, लेकिन वो जीत नहीं पाई। तो 1991 में नोबेल पुरस्कार उनको मिला। और अब डेमोक्रेटिक की स्थापना के नाम पर नेशनल डेमोक्रेटिक लीग NDL उनकी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने के नाम पर धरना देने लग गई। चुनी हुई सरकार, हालांकि सैन्य शासन था, इसमें इनकार नहीं है, लेकिन उसके बाद में बहुत दिनों तक एक कार्यक्रम चला और वहां पर भी फिर वही सरकार का तख्ता पलट दिया गया। तो ये 3 इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते कि नोबेल शांति पुरस्कार ही मिले और वही व्यक्ति के द्वारा वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बदलने का मौका मिला। और ये जनरली होता यह है ना कि ऐसे लोगों को एकदम प्रभावशाली पहले बनाया जाता है ताकि उनकी बातों में वजन रहे, जो वो बोले लोग सुने, उनके बात दमदार हो। अब देखिए ना, एक कैसा इत्तेफाक है कि वेनेजुएला का अमेरिका के साथ बहुत तगड़ा विवाद चल रहा था और इत्तेफाक से पूरे देश में शांति के नाम पर केवल मचाडो ही मिली, कोरिना मचाडो ही मिली और कोई नहीं मिला। और मिला यहाँ शांति पुरस्कार, वो उनके विरोध में मोर्चा खोली है। जबकि जब कोई देश में कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है ना तो उस वक्त मौजूदा सरकार के साथ वहां का विपक्ष भी खड़ा होता है और जब स्थिति नॉर्मल होती तब अपनी सरकार की निंदा करता है। लेकिन आपको बता दूं, जो मारिया कोरिना जो मचाडो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से और अमेरिका के तरफ से अपने देश में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ये क्या है? कोई भी विपक्ष का नेता अगर विदेशी ताकतों से हस्तक्षेप की मांग करता है तो निश्चित तौर पर वो देश के लिए ठीक संकेत नहीं है, क्योंकि देश के अंदर बाहरी हस्तक्षेप होता है तो देश में लोकतंत्र बचता नहीं है। क्योंकि जो देश कितना भी लोकतांत्रिक हो, कितना भी अच्छा, अगर उस देश पर अगर आधिपत्य जमाएगा तो अपने हितों के हिसाब से उस देश के संसाधनों का दोहन करेगा, उस देश के नागरिकों का भला नहीं होगा। और जनरली ये तीनों इस टाइप की जो घटनाएं हुई है, और ऐसी ये तो नोबेल पुरस्कार विजेता का लिस्ट बना है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नामी ग्रामी पुरस्कारों के विजेता अलग अलग देश में पाए जाते हैं, हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, जो देश
कि जो सरकार के विरोध में बोलते बोलते देश के विरोध में इतना बोलने लग जाते हैं कि देश के लिए कोई भी कितना भी अच्छा काम हो उससे पीछे नहीं हटते। तो ऐसे लोगों की लिस्ट आप थोड़ा निकालिए, आप भी कुछ होमवर्क करिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइप का होता क्या है कि अगर 1991 की बात किया जाए, आंग सान सू की बात किया जाए, ये विदेश में पढ़ाई की थी और 1988 में कहाँ आई, अपने देश में म्यांमार, वहाँ राजनीतिक पार्टी बनाई, सोची मैं विदेश से पढ़ के आई हूँ, यहाँ के लोग इतना क्या जानेंगे, मैं तुरंत सबको समझाऊंगी, बाहर से पढ़ के आई हूँ और नेता बन जाऊंगी। लेकिन वहाँ का जनमत उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, उनका जनमत चाह रहा है कि हमारे साथ का नेता बने। तो अब वो दूसरे तरीके से सरकार को अलग अलग बहानों से पलटने की कोशिश करती है और फिर सत्ता पर आना चाहती, जबकि जनता उन्हें पसंद नहीं करती और जनता उन्हें वोट नहीं करती, और ये लोकतंत्र के खिलाफ इनडायरेक्टली जाकर माहौल बनाकर वहाँ के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को ध्वस्त करते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी, वो मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन वो चुनाव के लिए बहुत कोशिश किया, साह क्या इतना जानकार हूं, मेरे को जीत जाएंगे, उनको जनता घास ही नहीं डालती। धीरे धीरे माहौल बनाते बनाते, और कहा जाता है इसमें अमेरिका भी साथ में था। अब तो ये प्रमाणित भी हो गया कि अभी ये जो भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो एक इतना माहौल बनाया कि आप लोग देखें कि पिछले साल बांग्लादेश में किस तरीके से शेख हसीना को ऐसा त्रस्त किया गया, चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री थी, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, और उनके साथ जो मतलब अभद्र और महिला गरिमा के विरुद्ध जो उनके साथ हरकत की गई, उनके अंडरगारमेंट को जो उछाला गया, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और वो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद जो यूनुस है, उस वक्त तो नोबेल पुरस्कार जीतते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस की बात बता दूं, जैसे ही नोबेल पुरस्कार जीता तो शेख हसीना जो वहाँ की किताब चलाती थी, मतलब लैंगिक भेदभाव कम करने के लिए, लड़के लड़कियों में अंतर कम बताने के लिए, कोई अंतर नहीं होता, उनका एक सिलेबस था। आपको बता दूं, मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन दो भाई बहन थे, उसमें पहले था कि भाई घर का काम करता था और बहन बाहर बाजार से सामान खरीद के लाती थी। मतलब यह था कि लड़के भी घर का काम कर सकते हैं और लड़कियां बाहर से का भी काम कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस जो पूरा विश्व का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, उस व्यक्ति ने अपने हाथ में शासन आने के साथ ही क्या किया कि वो सिलेबस को बदल दिया। अब बहन घर में काम कर रही है और भाई जा रहा है सामान लाने। दोस्तों आप थोड़ा वर्क करिए और जरा कमेंट करके बताइए कि वो बहन का नाम क्या था और वो भाई का नाम क्या था। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो ये भी वही काम किया, क्योंकि उसको सत्ता नहीं मिल रही थी। और यहाँ पर अगर मारिया कोरिना मचाडो, इसको भी सत्ता नहीं मिल रही है, वहाँ की जनता उनके साथ में है। और मोदुरो का ये बार बार कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सरकार के विरोध में कोई भी बात करना वेनेजुएला की सत्ता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है और हम आखिरी दम तक इसके लिए लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इस टाइप की चीजें सत्ता परिवर्तन में प्रयोग की जाती है। और यहाँ तक कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने यह बात भी बोला कि एक नई टाइप का कॉलोनिज्म है। कॉलोनिज्म मतलब क्या? अपने उपनिवेशवाद है। और उपनिवेशवाद का मतलब जो अंग्रेज जो अलग अलग राज्यों को हड़पते थे ना, वही चीज इन्होंने बोला। और एक तरीके से सही भी लगता है कि कोई भी देश अगर दूसरे देश के अंदर अवैध तरीके से घुसपैठ करे या उसके देश के अंदर कुछ भी खलबली मचाने की कोशिश करे परमानेंटली, या उस पर जबरदस्ती धाक जमाए, तो वो उपनिवेशवादी है, उस देश के ऊपर कब्जा ही है। अभी अमेरिका काबुल के ऊपर कर रहा है, उसके बाद में वेनेजुएला तो देख ही रहे, और बांग्लादेश के ऊपर भी इनडायरेक्टली करके रखा है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।